रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस रिसर्च मेथड के इससे पहले 3 लेक्चर्स हैं, वो 3 टॉपिक्स मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस उसकी। ये 4th टॉपिक है, 4th लेक्चर है हमारा। टॉपिक है हमारा डिफाइन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लेन द हॉलमार्क्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। टॉपिक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है भी, लेकिन इसके अलावा ये टॉपिक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप इस सब्जेक्ट पर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, बिकॉज़ ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो है ये आपको साइंटिफिक रिसर्च ही सिखाता है। तो यू मस्ट नो कि साइंटिफिक रिसर्च के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या हॉल मार्क्स हैं, क्या अहम नकात हैं, क्या खसूसियात हैं साइंटिफिक रिसर्च की, ताकि आप साइंटिफिक रिसर्च इन्हीं खसूसियात को मद्देनज़र रखकर कंडक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पढ़ते हैं और फिर 8 हॉल मार्क्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं साइंटिफिक रिसर्च के, जो हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं जी विद द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। पहली बात तो ये समझें, रिसर्च का मतलब ही ये है कि आप तहकीक करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कर सकें। क्लियर? साइंटिफिक का मतलब यहाँ पर ये है, साइंटिफिक का मतलब वैसे भी आप समझ लें, साइंटिफिक का मतलब ये है कि किसी भी काम को सबूतों की बुनियाद पर करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर करना। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर किया हुआ काम जो है उसको कहते हैं ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या है? सबूतों की, एविडेंस की, फैक्ट्स की बेस पर रिसर्च करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इन्वेस्टिगेट करना। साइंटिफिक रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग अ लॉजिकल मेथड। लॉजिकल का मतलब क्या है जी? लॉजिकल का मतलब है बेस्ड ऑन अ वैलिड एंड करेक्ट रीजनिंग। लॉजिकल का मतलब क्या है? कि कोई भी काम बेबुनियाद ना हो, बल्कि रीज़न बेस्ड हो, वैलिड रीज़न की बेस पर, करेक्ट रीज़न की बेस पर, उसकी बेस होनी चाहिए। लॉजिकल रिसर्च है प्रॉब्लम सॉल्व करना किस बुनियाद पर? लॉजिकली, रीज़न बेस्ड। कोई भी काम, कोई भी सॉल्यूशन आप बताते हैं, उसका वैलिड फैक्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड मतलब ख़ास तरतीब के साथ, स्ट्रक्चरल और रेंज फॉर्म में रिसर्च कंडक्ट करना। तो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च क्या है जी? साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है जी आप लॉजिकल और ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड रिगोरस मेथड, रिगोरस का मतलब है शफाफ तरीके से। रिगोरस मतलब शफाफ मतलब जहाँ पर स्टैंडर्ड से कोई वायलेशन, डेविएशन ना की जाए, स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, एक मेयार के मुताबिक रिसर्च की जाए। तो साइंटिफिक रिसर्च में 3 फीचर देखें जी, अभी तक हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़े हैं। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब ये है जी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना लॉजिकल वे में, ऑर्गेनाइज वे में और स्टैंडर्ड के मुताबिक, रिगोरस मेथड के मुताबिक। टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए, फिर गैदर डाटा, उसके हवाले से डाटा इकट्ठा किया जाए। मतलब ज़ाती राय की बुनियाद पर कोई काम ना किया जाए, बल्कि डाटा गैदर करके, डाटा की बेस पर, मतलब जो आप इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, उससे रिलेटेड जो मालूमात इकट्ठी करते हैं, उसकी बुनियाद पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। डाटा सिर्फ गैदर नहीं करना, बल्कि उस डाटा को एनालाइज भी करना है। एंड देन ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन, और फिर उसकी बुनियाद पर आपने कंक्लूजन, उसकी बुनियाद पर आपने नतीजा अखज़ करना है, नतीजा निकालना है, रिज़ल्ट निकालना है। और ये ऐसा रिज़ल्ट होगा जो अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो भाई ऐसी रिसर्च वैलिड रिसर्च होती है कि जिसकी जो कंक्लूजन है ना, जब आप उन्हें अप्लाई करते हैं अपनी सिचुएशन में, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आपका मकसद क्या था? प्रॉब्लम को सॉल्व करना या इन्वेस्टिगेट करना, फैक्टर्स का पता चलाना, रीज़न्स का पता चलाना। तो साइंटिफिक रिसर्च फिर ऐसी रिसर्च है जिसको करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपका जो मकसद है वो हासिल हो जाता है। और ये तभी मुमकिन है जब आप लॉजिकल वे में करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एक ख़ास तरतीब से करेंगे, शफाफ तरीके से, स्टैंडर्ड के मुताबिक करेंगे। टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डाटा गैदर करेंगे, फिर डाटा एनालाइज करेंगे और फिर वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो साइंटिफिक रिसर्च का ये पर्पज़ है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए लॉजिकल, ऑर्गेनाइज, रिगोरस मेथड के साथ।
डिसीजन बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च आर पर्पसिव, रिगोरस एंड इफेक्टिव। तो जाहिर सी बात है, जब आप साइंटिफिक रिसर्च करेंगे और इसकी बुनियाद पर जब फैसला करेंगे तो वो पर्पसिव होगा, ख़ास मकसद उसका होगा, वो शफाफियत अपने अंदर रखता होगा और वो इफ़ेक्टिव भी होगा, कारआमद भी होगा। मतलब कहने का कि जब आप साइंटिफिक रिसर्च करेंगे तो जो रिज़ल्ट आप निकालेंगे उससे जो प्रॉब्लम है वो आपकी अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगी, आपका जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो साइंटिफिक रिसर्च अप्लाइज टू बोथ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के बारे में भी पढ़ा था, तो साइंटिफिक रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो आपकी बेसिक रिसर्च में भी यूज़ की जाती है और अप्लाइड रिसर्च में भी यूज़ की जाती है। क्लियर है जी। तो साइंटिफिक रिसर्च का मकसद ये है जी, मतलब ये है जी कि आपने लॉजिकल, ऑर्गेनाइज और रिगोरस मेथड यूज़ करना है, डाटा गैदर करना है, उसको एनालाइज करना है, देन आपने जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करनी है और अल्टीमेटली जब आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द हॉलमार्क्स और मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो हॉलमार्क्स क्या हैं जी साइंटिफिक रिसर्च के, क्या फ़ीचर्स हैं कि अगर ये फ़ीचर्स होंगे, ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे साइंटिफिक रिसर्च में, तो आपकी प्रॉब्लम अल्टीमेटली सॉल्व हो। तो पहला फीचर, पहला करेक्टरिस्टिक है जी पर्पसिवनेस। पर्पसिवनेस का मतलब बामकसद, जिसका कोई ख़ास एम होता है, वेल डिफाइंड हो, क्लियरली अंडरस्टूड हो कि भाई आप साइंटिफिक रिसर्च किस मकसद के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके पास फ्री टाइम है तो आपने कहा जी हम रिसर्च कर लेते हैं या देखते हैं जी रिसर्च करके क्या होता है। भाई आपका एक ख़ास मकसद, एक एम के साथ आप रिसर्च करते हैं कि भाई मैंने ये मकसद हासिल करने के लिए रिसर्च करनी है। अगर आप वो उस मकसद को हासिल करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी रिसर्च जो है वो वैलिड भी होगी, उसको लोग पढ़ेंगे भी और उसका रिज़ल्ट जो है वो भी अंडरस्टैंडेबल होगा। तो पर्पसिवनेस का मतलब ये है जी कि आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है स्पेसिफिक गोल, उसके ख़ास मकासद होते हैं, उसके ख़ास मकसद होने चाहिए। आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है दैट शुड बी वेल डिफाइंड पर्पज़, उसका मकसद क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए भी किस मकसद के लिए रिसर्च की जा रही है, क्या मकासद हैं रिसर्च करने के, ये जो एफर्ट आपने करनी है, पैसा भी लगाना है, टाइम भी लगाना है रिसर्च करने में, इसका क्या पर्पज़ है। तो पर्पज़ शुड बी वेल डिफाइंड। सेकेंड हॉलमार्क और करेक्टरिस्टिक है जी जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च है दैट मस्ट बी रिगर। रिगर मीन कि आप ये शफाफ तरीके से रिसर्च करें, ज़ाती राय की बुनियाद पर रिसर्च ना की जाए, बल्कि रिसर्च बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी मोहतात अंदाज में, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, एक ख़ास मेथड के तहत की जाए, जिसमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, जो रूल्स ऑफ गेम हैं उनको अप्लाई किया जाए, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया जाए। तो इट मीन्स रिसर्च इन्वॉल्व अ गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, गुड थ्योरेटिकल बेस। भाई थ्योरेटिकल बेस का मतलब क्या है कि ज़ाती राय पर मबनी ना हो, बल्कि आपने थ्योरी पढ़ी हो, नज़रियात लोगों के पढ़े हों, जो ऑलरेडी नज़रियात हैं, थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है, जिसके ऊपर लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च की हो, उनको पहले रीड करें, उनको बुनियाद बनाएं, उन थ्योरीज़ की बुनियाद पर रिसर्च की जाए, फर्दर रिसर्च की जाए, उनमें एडवांसमेंट लाने के लिए या नई डायमेंशन ढूंढने के लिए रिसर्च की जाए। तो रिगर का मतलब यह है जी गुड थ्योरेटिकल बेस होनी चाहिए, गुड मेथडोलॉजी, सही तरीका इस्तेमाल, अच्छा तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए रिसर्च करने के लिए। गुड मेथडोलॉजी का मतलब मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ जी। फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च करनी है ना जी शुगर इंडस्ट्री पर, आप देखते हैं जी पाकिस्तान में 500 शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं। अब 500 शुगर इंडस्ट्रीज़ में से अगर आपने रिसर्च करनी है तो गुड मेथडोलॉजी ये कहती है कि आप जो सैंपल लें ना, वो सैंपल गुड मेथडोलॉजी को शो कर रहा हो। मतलब आप 500 शुगर मिल्स में से अपनी आसानी अगर देखेंगे तो आप कहेंगे जी 10 शुगर मिल्स का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनकी इंपोर्ट, उनकी एक्सपोर्ट, उनकी प्राइसेस, उनकी कॉस्ट के बारे में डाटा गैदर करते हैं, और आप समझते हैं जी 10 का मैंने डाटा गैदर किया तो ये 500 का डाटा जो है वो इसी बेस पर कलेक्ट हो जाएगा। आपने सैंपल साइज़ बहुत कम लिया है, 10 सिर्फ लिए हैं आपने 500 में से। गुड मेथडोलॉजी का मतलब है जी आपको क्या करना चाहिए, आपको अच्छा सैंपल साइज़ लेना चाहिए। 500 में से कम आपको 50 शुगर इंडस्ट्रीज़ का विज़िट करना चाहिए। गुड मेथडोलॉजी का मतलब ये है। अगर सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब रख लेंगे फिर भी टाइम आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कम रखेंगे बहुत कम, आपका काम तो जल्दी हो जाएगा लेकिन उसकी वैलिडिटी इतनी नहीं होगी। तो अच्छा मेथड अप्लाई होना चाहिए। फिर केयरफुल, बड़े मोहतात अंदाज में, बड़ी कन्फर्मिटी टू द हाई स्टैंडर्ड। स्क्लप्टनेस का मतलब क्या है जी कि आप, स्क्लप्टनेस का मतलब ये है जी कि आप स्टैंडर्ड्स, मेयार को मद्देनज़र रखें,
जो हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सीलेंस, हर काम उम्दा तरीके से करें। एंड एग्जैक्टिट्यूड, एग्जैक्ट मतलब आप हर काम जो है वो एक्यूरेसी के साथ करें। जो भी काम रिसर्च में जो भी तरीका अपनाया जाए वो एक्यूरेसी को मद्देनज़र रख कर अपनाया किया जाए। तो रिगोरस का मतलब ये है जी कि रिसर्च में आप गुड थ्योरेटिकल बेस थ्योरी पढ़ें, लोगों की रिसर्चेस को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, उस टॉपिक के बारे में, उस इशू के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, फिर आप रिसर्च करना शुरू करें। अच्छा मेथड अप्लाई करें, बड़ी एहतियात से काम करें। स्कल्पनेस का मतलब है जी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस को फॉलो करें आप। एंड एग्जैक्टिट्यूड और एक्यूरेसी को मद्देनज़र रखें। चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेटली आप डिफ़ाइन करें, अंडरस्टैंड करें और उनको एलैबोरेट करें। तो रिसर्च, बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च का पहला हॉलमार्क है जी पर्पसिवनेस, सेकंड है रिगर और थर्ड है टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आप जो थ्योरी बना रहे हैं, जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो टेस्टेबल होने चाहिए। टेस्टेबल मतलब ये नहीं हो कि एक बार आपने वो थ्योरी पढ़ी या आपने दो चीज़ों का रिलेशनशिप पढ़ा, आपने कहा जी सैलरी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ। ये एक अच्छा रिलेशनशिप तो है वेरिएबल्स का कि आपने देखा भाई एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है तो आपने कहा जी उनकी सैलरी अगर बढ़ा दी जाए तो वो जो है वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, लॉजिकल लग रही है, लेकिन रिसर्च कहती है भाई इसका एविडेंस लेकर आएँ, इसकी टेस्टेबिलिटी, इसको टेस्ट करें। टेस्ट कैसे करेंगे? फिर आप लोगों के पास जाएंगे जो एम्प्लॉयज़ जॉब कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई ही सैलरी की वजह से आप डिससेटिस्फाइड हैं, सैलरी कम होने की वजह से, या जिनकी सैलरी हाई है आप उनसे पूछें भी क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। तो टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वाकई भी सैलरी का इम्पैक्ट है सेटिस्फेक्शन के साथ या नहीं है। क्योंकि रिसर्च इस बात को इग्नोर करती है कि आपकी ज़ाती राय क्या है, चीज़ों के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है, क्या रवाज हैं, क्या रिलेशनशिप सुनने में अच्छे लग रहे हैं, बोलने में अच्छे लग रहे हैं या वैलिड लग रहे हैं, जब तक उनको टेस्ट ना किया जाए। तो साइंटिफिक रिसर्च कैन बी यूज्ड टू टेस्ट लॉजिकली डिवेल्प्ड हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस बनाएं। हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक टेंटेटिव मुमकिना रिलेशनशिप आपके सामने रखा कि भाई सैलरी का इम्पैक्ट है सेटिस्फेक्शन के साथ। अब ये बात सही है या नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। जब तक किसी चीज़ को चेक ना किया जाए, उसकी अथेंटिसिटी जब तक ना हो, उसको मतलब ये हाइपोथेसिस है, मफरूज़ा है कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। याद होगा आपने 9th 10th में या 6th 7th में साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ा था कि भाई एक प्लांट है वो सूख गया है, उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो गई है, वो ड्राई हो गया है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है वो धूप उस पर सही नहीं पड़ी, एक वजह ये हो सकती है भी उसको पानी नहीं लगा, एक वजह ये हो सकती है भी उसको उस पर किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़ों ने, किसी जरासीम ने हमला कर दिया, इस वजह से वो सूख गया, वो फ्लरिश नहीं किया, वो डेवलप नहीं हुआ। तो भाई ये तीनों चीज़ें मफरूज़ात हैं, क्योंकि हमें रियलिटी का नहीं पता, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, हम 3 और उस तरह के पौधे ले लेते हैं, हम उनको एक को धूप में रख देते हैं, एक को पानी अच्छा दे देते हैं, एक पर स्प्रे कर देते हैं, तो देखते हैं भी उसके बावजूद कौन सा पौधा जो है वो सूख जाता है। तो ये टेस्ट करना पड़ेगा हमें। कोई भी रिलेशनशिप है, जैसे आप देखिए मैंने जैसे बताया कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जा रहे हैं या एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हैं सैलरी कम होने की वजह से, लेकिन आप इसको टेस्ट करेंगे क्या वाकई ऐसा है। अब एम्प्लॉयज़ के पास जाएँ भाई जो डिससेटिस्फाइड हैं, अब एम्प्लॉय से पूछें भाई कि आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने की वजह क्या कम सैलरी है या कोई और वजह है। तो अल्टीमेटली वो जो आपने मफरूज़ात बनाए हुए थे कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, वो टेस्ट हो जाएगा। तो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद ये है कि जी आपने पहले हाइपोथेसिस, जो आपको थ्योरी पढ़ने से, बुक्स को पढ़ने से, मेथोडोलॉजी अप्लाई करने से जो डाटा मिलेगा, जो आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया होगा, उसमें जो आपको मफरूज़ात मिलेंगे, हाइपोथेसिस मिलेंगे, मुमकिना शवाहिद मिलेंगे, आपने उनको टेस्ट करना है। जब तक चीज़ें टेस्ट नहीं होंगी, रिसर्च रिजल्ट्स की अथेंटिसिटी नहीं होगी। तो साइंटिफिक रिसर्च का पहला हॉलमार्क है पर्पसिवनेस, सेकंड है रिगर, थर्ड है टेस्टेबिलिटी, फोर्थ है जी रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी कहते हैं जी चीज़ें, जो रिजल्ट्स हैं ना, जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं, वो दोबारा भी वैसा ही रिस्पॉन्स दें आपको इन अ सिमिलर सिचुएशन इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि जब वही कंडीशन
दोबारा अगर हो तो आपके वही रिजल्ट्स जो आपने रिसर्च में निकाले थे वो दोबारा अप्लाई किए जा सकें, उनको दोहराया जा सके। ये ना हो कि आपकी रिसर्च सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो, जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन गुजर जाए तो उसकी अथेंटिसिटी, उसकी यूज़फुलनेस ख़त्म हो जाए। तो बात फॉलो करें, रिसर्च डिस्पोजेबल प्रोडक्ट की तरह नहीं जो एक बार यूज़ हुई और फेंक दी, इसमें बड़ी एफर्ट रिक्वायर्ड है, बड़ा टाइम लगता है। तो आपकी रिसर्च इस किस्म की होनी चाहिए कि आप जब रिसर्च करें उसमें जो रिजल्ट्स दें वो रिजल्ट्स देर तक लोग इस्तेमाल करें। जैसे आप एक सोफ़ा, एक चेयर परचेज़ करते हैं, वो चेयर डिस्पोजेबल नहीं है कि भाई आपने एक बार इस्तेमाल की ख़त्म हो गई। भाई ऐसी प्रोडक्ट ही लोग ख़रीदते हैं जो देर तक इस्तेमाल होती है। सिमिलर सिचुएशन जहाँ पर भी लोगों को बैठना होगा वो लोग चेयर या सोफ़ा को ढूंढेंगे। तो रिसर्च रिजल्ट्स जो आप बनाते हैं, मैंने बताया था कि साइंटिफिक रिसर्च को एक प्रोडक्ट समझें कि आपने जो रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स देने हैं वो आपकी एक प्रोडक्ट है। जिस तरह एक ट्रेडर है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचता है, उसकी ये प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन लोग बाय करते हैं तो उसको उससे रेवेन्यू मिलता है। तो आपकी रिसर्च भी आपको ये सिखाती है भाई कि आपने जो रिजल्ट्स निकालने हैं वो रिसर्च सिमिलर सिचुएशन में अदर इंडस्ट्रीज़ में या लोगों को वो रिजल्ट्स हैं वो लोगों के लिए यूज़फुल रहें। लोगों को जब भी ऐसे हालात पेश आएँ वो जब थ्योरी ढूंढें तो उन्हें आपका रिसर्च पेपर मिले, आपकी कंक्लूजन से लोग फ़ायदा उठाएं और आपको इससे रेवेन्यू मिल सके। तो रेप्लिकेबिलिटी का मतलब ये है, मीन रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स ड्रॉन आर सच दैट दे विल विद होल्ड इन अदर सिमिलर सिचुएशन ओवर एंड ओवर अगेन, कि वो जो रिजल्ट्स आप ड्रॉ करें वो इस्तेमाल किए दे विल विद होल्ड इन अदर सिमिलर सिचुएशन, उनको दूसरी इसी से रिलेटेड जो सिचुएशन है उनमें इस्तेमाल किया जा सके। ओवर एंड अगेन मतलब बार बार उनको इस्तेमाल किया जाए। जितनी आपकी रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी आपकी रिसर्च ज़्यादा सेल होगी, लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी, वो उतना आपको रेवेन्यू मिलेगा, उतनी आपकी रिसर्च की अथेंटिसिटी जो है वो बढ़ेगी। तो ये 4 हमने हॉलमार्क्स पढ़ ले जी। 5th हॉलमार्क है जी प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। देखें, आप अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्लम्बर का कोई इशू है, वाटर सीवरेज वाटर लाइंस का कोई प्रॉब्लम है, सीवरेज लाइन का कोई प्रॉब्लम है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आप अगर किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं कि भाई इसको डायग्नोज करो, अगर वो आकर कॉन्फिडेंस के साथ अगर रिसर्च नहीं करेगा ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर वजह नहीं ढूंढेगा, वो अगर डाउट का इजहार करेगा, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, मुझे तजर्बा नहीं है, या मैंने कभी पहले ऐसा देखा नहीं है, ऐसा सुना नहीं है, या मुझे नया नया मैंने ये काम शुरू किया है, अगर वो ऐसी बातें करेगा तो आपका उस पर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर आप उसकी हर कंक्लूजन पर रिलाई नहीं करेंगे। भाई रिसर्च का असूल ये है कि रिसर्च करने वाला इतनी एक्यूरेसी से काम करे, इतनी डिटेल से काम करे, इतनी नेक नियति से काम करे, फुल स्कोप यूज़ करे रिसर्च करने का, सारे स्टेप्स को, प्रोसीजर को अप्लाई करे, कि जब वो रिज़ल्ट दे रहा हो तो कॉन्फिडेंस के साथ रिज़ल्ट दे रहा हो कि भाई मैं जो रिज़ल्ट दे रहा हूँ ये वाकई ही वर्केबल होंगे, इनका सोल्यूशन वाकई ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, मेरी जो रिसर्च है ये आपके लिए यूज़फुल होगी, आपको फ्यूचर जो बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करने में, फ्यूचर जो प्रेडिक्शंस हैं उनके बारे में आपको एक वैलिड सोल्यूशन देगा। तो प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस का मतलब ये है जी, प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द फाइंडिंग टू द रियलिटी। प्रिसीजन का मतलब ये है जी कि आप इतना प्रिसाइज होकर रिजल्ट बताएं कि आपकी जो फाइंडिंग है वो रियलिटी के करीब तरीन हो। इट रिफ्लेक्ट्स रियलिटी बेस्ड ऑन द सैम्पल। जैसे मैंने बताया रिसर्च में सैम्पल लिया जाता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है तो आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप 100% पॉपुलेशन के पास जा सकें। जैसे मैंने बताया शुगर मिल, अगर आप 500 शुगर मिल हैं तो आप कहते हैं जी शुगर मिल्स के बारे में हमने डाटा कलेक्ट करना है कि शुगर मिल की कितनी आउटपुट है, कितनी इनपुट है, कितनी कॉस्ट है। तो ये मुमकिन नहीं आपके पास कि आप 500 शुगर मिल्स के पास जा सकें, तो आपको उनका सैम्पल लेना है। लेकिन सैम्पल इस तरह होना चाहिए, डाटा इस तरह से होना चाहिए, आपकी कंक्लूजन इस तरह से होनी चाहिए कि वो रियलिटी के करीब तरीन हो। दिस इज़ कॉल्ड प्रिसीजन। इट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। इससे ये पता चलता है कि आप किस हद तक आपकी रिज़ल्ट जो है, आपकी जो रिसर्च है वो एक्यूरेट है, वो ट्रू है, वो सीख है। सेकंड इसी हेडिंग में है जी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है जी कि कितने इम्कानात हैं कि आप जो रिज़ल्ट्स बता रहे हैं, जो फाइंडिंग्स दे रहे हैं वो रियलिटी के करीब हैं, वो करेक्ट हैं, कितने एतमाद के साथ आप वो रिज़ल्ट्स बता रहे हैं। देखिए एतमाद रिसर्चर में तभी आता है जब रिसर्चर जो है वो स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफ़िल करे, एक ख़ास अरेंजमेंट के तहत लॉजिकली डाटा बेस्ड रिसर्च कंडक्ट करे। अगर वो ज़ाती राय पर मबनी या शॉर्टकट वे में रिसर्च करेगा तो जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंस से फिर रिजल्ट्स भी नहीं बता सकेगा। कॉन्फिडेंस रेफर टू द प्रोबेबिलिटी दैट आवर रिजल्ट्स आर करेक्ट। इस बात पर
जो आपका एतमाद है कि अभी आपके रिजल्ट्स करेक्ट हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर कॉन्फिडेंस। द रेंज इन विच रिसर्च रिजल्ट फॉल इज़ नोन एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब रेंज के कितने फ़ीसद इम्कानात हैं। आप कहते हैं जी 80 to 90% है, 90 to 95% है, 95 to 100% है। दिस इज़ इंटरवल कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस रेंज के दरमियान है। द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टन रिजल्ट्स विल डेफिनेटली बी ट्रू एट ऑल टाइम्स इज़ नोन एज कॉन्फिडेंस लेवल। वो जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है, इम्कानात हैं कि इतने फ़ीसद इम्कानात हैं मेरे रिज़ल्ट्स के ठीक होने के, दैट इज़ कॉल्ड योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो रिसर्च में ये ज़रूरी है, साइंटिफिक रिसर्च में, कि रिसर्च करने वाला प्रिसीजन रियलिटी से करीब तरीन रिसर्च करे और कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिज़ल्ट्स बताए। जितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उतनी आपकी रिसर्च ज़्यादा सेलेबल होगी, उतनी आपकी रिसर्च की डिमांड ज़्यादा होगी, उतने लोग आपकी रिसर्च को पढ़ेंगे। 6th हॉलमार्क है जी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है जी कि रिसर्च जो है वो अनबाइस्ड होनी चाहिए। इसमें ज़ाती राय या जो डाटा आपको गैदर करने के बाद जो आपको एविडेंस मिलते हैं, अगर वो आपको लगता है भैया आपकी ज़ाती राय के ख़िलाफ़ हैं, या आप ऐसा नहीं सोच रहे थे, या आपको ऐसा रिज़ल्ट नहीं चाहिए, या इससे कोई नुकसान हो सकता है, या किसी का नाम हाईलाइट हो सकता है, या कोई ऐसी वजह सामने आ सकती है जो मैनेजमेंट को पसंद ना हो, आप उसे लाइक ना कर रहे हों, या आपकी जो इससे पहले दी गई स्टेटमेंट है उसके ख़िलाफ़ हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना है। अनबाइस्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशन। ज़ाती राय को एक तरफ रखना है, लोगों की बातों को एक तरफ रखना है। जो आपने डाटा गैदर किया है उस डाटा के मुताबिक जो रिज़ल्ट्स मिले हैं, उन रिज़ल्ट्स की बेस पर आपने जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। आपने रिसर्च जो है वो डाटा की बेस पर करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है उसकी बुनियाद पर करनी है, ना कि ज़ाती राय की बेस पर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है दिस एम्प्लॉयज़ दैट द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन द फैक्ट्स एंड शुड नॉट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव और इमोशनल वैल्यूज़। कि जो आप रिसर्च करें, वो कंक्लूजन जो आप ड्रॉ करें, वो कलेक्टेड डाटा मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन द फैक्ट्स, वो फैक्ट्स पर मबनी हो, हकीकत पर मबनी हो। एंड शुड नॉट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव और इमोशनल वैल्यू, उसमें कोई सब्जेक्टिव या इमोशनल वैल्यूज़ ना हो, मतलब कोई ज़ाती राय ना उसमें हो, कोई उसके इमोशनल वैल्यूज़ अटैच ना हो, बल्कि डाटा बेस, रियलिटी बेस आपको रिसर्च करनी है। 7th फीचर है जी, 7th हॉलमार्क है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट रिजल्ट्स ऑफ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विल आल्सो बी एप्लीकेबल विद द सेम रिजल्ट्स टू द अदर सिमिलर सिचुएशन इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हर कोई इस्तेमाल कर सके, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो जनरल लेवल की होगी ना, जनरल का मतलब यहाँ पर ये जी आम लोग भी इस्तेमाल कर सकें, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का वो मसला हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यूज़फुल हो। अगर उन्हें ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ी है तो कोशिश करें ऐसी रिसर्च की जाए, ऐसे टॉपिक पर रिसर्च की जाए जो जनरल हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट को, आपकी रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करें, आपके रेवेन्यू में इजाफा हो। तो जनरलाइजेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है, दिस मीन्स दैट रिजल्ट ऑफ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विल आल्सो बी एप्लीकेबल विद द सेम रिजल्ट टू द अदर सिमिलर सिचुएशन इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर वही सिचुएशन फेस करना पड़ती है तो जो आपने रिजल्ट्स निकाले होंगे वो भी उनको यूज़ कर सकें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी रिसर्च की जनरलाइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी यूज़फुलनेस ज़्यादा होगी, उसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपकी रिसर्च का जो रेट है, जो वैल्यू है, जो स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी रिसर्च करनी चाहिए जो जिसमें जनरलाइजेबिलिटी का फ़ीचर हो। लास्ट फीचर है पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब क्या है जी? पार्सिमनी के दो मीनिंग हैं जी। एक तो ये लिखा हुआ है, एक मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो ये है, पार्सिमनी का मतलब है ईजी टू अंडरस्टैंड, कि आप रिसर्च जो कर रहे हैं उसमें जो आप लॉजिक लेकर आ रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स आप बता रहे हैं, जो साइंस, जो मॉडल आप बता रहे हैं, जो डिज़ाइन आप बता रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में डेवलप करना चाहते हैं, दैट अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मतलब आप जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, जो सिचुएशन के बारे में एलैबोरेशन दे रहे हैं, सिचुएशन के बारे में जो लोगों को गाइड कर रहे हैं,
वो ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ईजी वर्डिंग भी होनी चाहिए और ईजी रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ईजी डिज़ाइन होना चाहिए, मीनिंगफुल वे होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट रिसर्च डिज़ाइन शुड बी मीनिंगफुल एंड सिंपल। रिसर्च डिज़ाइन जो है वो मीनिंगफुल भी हो और सिंपल हो, आसान हो। क्यों? क्योंकि एक कम्प्लेक्स, मुश्किल, कम्बरसम का मतलब होता है बोझल, जो अनएक्सेप्टेड हो, लोग उसको कबूल ना कर रहे हों, लोगों पे भारी हो वो चीज़, तो ऐसा मुश्किल मॉडल इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल इन अ साइंटिफिक टर्म। उसको हैंडल करना, उसको समझना, उसको अप्लाई करना जो है वो मुश्किल होता है। तो ऐसा मॉडल होना चाहिए जो ईजी हो, सिंपल हो, लोग उसको समझ सकें, उस पर उसको अप्लाई कर सकें। तो दिस implies that research design should be meaningful and simple, or more complex and elaborate. Cumbersome research model is more difficult to handle in a scientific term. इसका सेकंड मीनिंग क्या है? सेकंड मीनिंग पार्सिमनी का ये है जी कि रिसर्च करने में ज़ाहिर सी बात है, रिसर्च जो है वो आपका टाइम भी मांगती है और उस पर एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं। मतलब रिसर्च पर आपने एक्सपेंडिचर करने, डाटा कलेक्शन पर, डाटा एनालिसिस पर, आपको साइंटिफिक टूल यूज़ करने हैं, आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, आपको ट्रैवल करना है, लोगों के पास जाना है, उनसे इंटरव्यू लेने हैं, उनसे क्वेश्चनेयर फिल करवाने हैं, तो उस पर पैसा भी खर्च होगा। तो ये जहन में रखें रिसर्च करते वक्त कि आप रिसर्च करने में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतने एक्सपेंडिचर ना कर लें कि आपको बेनिफिट कम मिले और उस पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए। मतलब बेनिफिट शुड बी मोर देन द कॉस्ट। तो पार्सिमनी का मतलब ये है कि रिसर्चर रिसर्च करते वक्त जो एक्सपेंडिचर है उनको कंट्रोल एक्सपेंडिचर करे। एक्सट्रीम केयर इन स्पेंडिंग मनी, दैट इज़ आल्सो मीनिंग ऑफ पार्सिमनी, कि पैसा खर्च करते वक्त कंट्रोल हो, एक्सट्रीम केयर की जाए, गैर ज़रूरी तौर पर पैसा खर्च ना किया जाए। क्योंकि अगर आपने रिसर्च पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो उसका बेनिफिट इतना ना होगा। तो आप ज़ाहिर सी बात है, हमेशा हर चीज़ का एनालिसिस इस बेस पर होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर। बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होने चाहिए कॉस्ट से। तो रिसर्च में आपको बड़े मुहतात अंदाज से पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये 8 फीचर्स थे जी, हॉल मार्क्स थे साइंटिफिक रिसर्च के। हमने साइंटिफिक रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी, उसके हॉल मार्क्स पढ़े कि पर्पज़िवनेस का मतलब ये है जिसका ख़ास मकसद होना चाहिए, उसको शफाफ तरीके से, बुनियाद बनाकर, एहतियात के साथ और स्टैंडर्ड के मुताबिक रिसर्च करनी चाहिए, एक्यूरेसी के मुताबिक रिसर्च करनी चाहिए। फिर रिसर्च जो है उसमें जो आप पॉइंट बना रहे हैं वो उसके लिए जो आपने टेस्ट अप्लाई करने हैं। ये नहीं कि आपने कोई डाटा आपको मिला और आपने उसी को बुनियाद बना ली, उसको बाकायदा टेस्ट करें लॉजिकली, उसकी रीज़न ढूंढें, फिर आप उसको कंक्लूजन का हिस्सा बनाएं। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब ये है जी कि जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करें ये सिमिलर सिचुएशन में रिपीट की जा सके, अप्लाई की जा सके। आप रिसर्च करें। नेक्स्ट है जी प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस के साथ, कि रियलिटी बेस्ड हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, एक्यूरेसी का लेवल हाई हो। एक्यूरेसी के साथ आप अपने रिजल्ट्स को एलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है रिसर्च में किसी का इन्फ्लुएंस ना हो। रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये अनबायस्ड हो, ज़ाती राय को इग्नोर करके जो एक्चुअल डाटा आपने गैदर किया है उस डाटा की बेस पर रिसर्च कंडक्ट की जाए। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये आपके रिसर्च का जो टॉपिक है, जो कंक्लूजन्स हैं वो जर्नल होने चाहिए ताकि अदर ऑर्गेनाइजेशन भी उनको सिमिलर सिचुएशंस में उन रिजल्ट्स को यूज़ कर सकें। पार्सिमनी का मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट रिसर्च डिज़ाइन शुड बी मीनिंगफुल एंड सिंपल। रिसर्च डिज़ाइन जो है वो मीनिंगफुल और सिंपल होना चाहिए। अगर आपने मुश्किल सोल्यूशन बताया, मुश्किल मॉडल समझाया रिसर्च के बारे में, तो लोगों के लिए इसको अप्लाई करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो सेकंड इसका मीनिंग मैंने बताया कि रिसर्च करते वक्त रिसर्चर को एक्सपेंडिचर जो है कंट्रोल फॉर्म में करना चाहिए। ये ना हो कि बेनिफिट कम हो और कॉस्ट ज़्यादा हो जाए। ये टॉपिक जो है जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसके चैप्टर नंबर 2 में है। ये 4th टॉपिक था जी हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।